आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो एक काफी जटिल और लंबा चलने वाला संघर्ष है उसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारी ये बातचीत आधारित है दी इंड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट ईरान एंड इजराइल्स कोल्ड वॉर नाम के एक दस्तावेज के कुछ हिस्सों पर। जी। हमारा मकसद ये है कि हम किसी का पक्ष न लें, बस इस तनाव के जो मुख्य पहलू हैं, जो कारण हैं और आज क्या हालात हैं उस पर थोड़ी रोशनी डालें। बिल्कुल। और देखिए, ये जानना काफी दिलचस्प है कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। मतलब 1979 की जो इस्लामी क्रांति हुई, हाँ। उससे पहले तो ईरान और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध थे, वो सहयोग भी करते थे कई मामलों में। अच्छा, तो ये दुश्मनी एकदम से शुरू हुई 1979 में? हाँ, कह सकते हैं। जब आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए तो ईरान की जो पूरी विदेश नीति थी वो एकदम बदल गई। कैसे? उन्होंने इजराइल को दुश्मन देश घोषित कर दिया, साफ कहा कि वो इजराइल को एक वैध देश मानते ही नहीं है। और तब से ये दुश्मनी इस पूरे इलाके की राजनीति का एक बहुत अहम हिस्सा बन गई है। तो जाहिर है इसके पीछे कुछ गहरे कारण होंगे, मतलब सिर्फ राजनीतिक नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी कई परतें हैं। एक तो है बुनियादी वैचारिक और कह लीजिए धार्मिक मतभेद। ईरान एक शिया इस्लामिक गणराज्य है जी, और इजराइल एक यहूदी राज्य। तो वो जो ज़ायोनीवाद है, यानी यहूदी राष्ट्रवाद, ईरान उसे सिर्फ फिलिस्तीनियों के लिए नहीं बल्कि पूरे इस्लाम और मध्य पूर्व के लिए ही एक खतरा मानता है। और इसमें फिलिस्तीन का मुद्दा तो शायद केंद्र में है। निश्चित रूप से ईरान बहुत मुखर होकर हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे जो फिलिस्तीनी समूह हैं, हाँ, उनका समर्थन करता है जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। ईरान इसे फिलिस्तीनियों की आजादी की लड़ाई की तरह देखता है और इजराइल को एक कब्जा करने वाला शासन कहता है। अच्छा, और फिर आता है वो मुद्दा जो हमेशा खबरों में रहता है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ये तो बहुत ही संवेदनशील मामला है। हाँ, ये तनाव की एक बहुत बड़ी जड़ है। इजराइल को लगता है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तो ये उसके अस्तित्व के लिए सीधा खतरा होगा और वो इसे रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार दिखता है। दूसरी तरफ ईरान बार बार कहता है कि उसका कार्यक्रम तो शांतिपूर्ण है, बिजली वगैरह बनाने के लिए। लेकिन इस पर यकीन करना मुश्किल है शायद इजराइल और पश्चिम के लिए। बिल्कुल, उन्हें गहरा शक है और यहीं पर बात काफी गंभीर हो जाती है। अच्छा, इन वैचारिक और परमाणु मुद्दों के अलावा जमीन पर ये लड़ाई असल में कैसे लड़ी जा रही है? आपने प्रॉक्सी युद्धों का जिक्र किया था शुरू में। सही कहा, ये संघर्ष की खास पहचान है। ईरान अक्सर सीधे इजराइल से नहीं भिड़ता। तो फिर वो लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास, यमन में हूती, ऐसे जो क्षेत्रीय गुट है उन्हें हथियार, पैसा, ट्रेनिंग ये सब देता है। अच्छा, दूसरों के जरिए लड़ाई लड़ना। हाँ बिल्कुल। ये गुट फिर इजराइल पर हमले करते रहते हैं। इससे ईरान पर सीधा आंच नहीं आती, लेकिन इजराइल पर दबाव बना रहता है। ये उनके लिए एक तरह की कम लागत वाली रणनीति है। समझ गया। तो ये जो छाया युद्ध या प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, इसमें क्या कोई बड़ी घटनाएं भी हुई हैं हाल के सालों में? हाँ, कई अहम और खतरनाक मोड़ आए हैं। जैसे याद होगा 2010-12 के आसपास ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई थीं। हाँ, सुना था। शक मोसाद पर गया था। बिल्कुल, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर। फिर 2018 से 21 के बीच सीरिया में जो ईरानी ठिकाने थे उन पर इजराइल ने कई हवाई हमले किए। अच्छा। 2020 में ईरान के एक बहुत बड़े परमाणु वैज्ञानिक थे, मोहसिन फखरीजादे, उनकी भी हत्या हुई। ईरान ने सीधा इजराइल को दोषी ठहराया। और वो स्टक्सनेट वायरस वाला मामला? हाँ, वो भी एक बड़ा उदाहरण है साइबर युद्ध का। माना जाता है कि वो वायरस अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया था और उसने ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूज को काफी नुकसान पहुंचाया था। और अभी हाल में 2024 में ईरान ने सीधे हमला किया था। हाँ, वो पहली बार था। अप्रैल 2024 में जब सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ तो उसके जवाब में ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल सीधे इजराइल पर दागी। ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन था। बाप रे। अच्छा, इस पूरे मामले में दुनिया की बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका, रूस, चीन, ये सब कहाँ खड़े हैं? देखिए, अमेरिका तो पारंपरिक रूप से इजराइल का सबसे मजबूत साथी रहा है, उसे भारी सैन्य मदद देता है जी। वहीं रूस और चीन के रिश्ते ईरान से बेहतर है। वो अक्सर संयुक्त राष्ट्र वगैरह में अमेरिका और इजराइल की नीतियों का विरोध करते हैं, हालांकि उनका समर्थन ज्यादातर कूटनीति की रहता है। और अरब देश, उनका क्या रुख है? उनमें फूट है।
कुछ देश जैसे यूएई, बहरीन, इन्होंने अब्राहम समझौते के तहत इजराइल से रिश्ते सामान्य कर लिए हैं। हाँ, वो तो बड़ी खबर थी। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ सीरिया, इराक जैसे देश हैं जो ईरान के ज्यादा करीब माने जाते हैं। तो अरब जगत भी बंटा हुआ है इस पर। और अगर हम आज की बात करें, मतलब 2025 में, तो जमीनी हकीकत क्या दिख रही है? तनाव तो शायद अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। वो जो अप्रैल 2024 का सीधा हमला हुआ, उसने जैसे छाया युद्ध के नियम ही बदल दिए। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम, एरो, इन पर निर्भर है जी। और उधर ईरान ने भी अपनी मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की कर ली है। तो एक तरह का खतरनाक संतुलन बना हुआ है। सीधा युद्ध अभी भी टाला जा रहा है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष हमले, साइबर वॉरफेयर, गुप्त ऑपरेशंस, ये सब लगातार चल रहे हैं। ऐसे माहौल में क्या शांति की कोई उम्मीद, कोई संभावना नजर आती है दूर दूर तक भी? देखिए, ईमानदारी से कहूँ तो मौजूदा हालात में शांति बहुत बहुत मुश्किल लगती है। क्यों? क्योंकि दोनों पक्षों की जो बुनियादी मांगे हैं वो एकदम विपरीत है। ईरान की घोषित नीति है कि इजराइल का अस्तित्व ही खत्म हो। हाँ, ये तो बहुत एक्सट्रीम है। बिल्कुल। और इजराइल चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद कर दे और इन प्रॉक्सी समूहों को मदद देना बंद करे। अब इन मांगों पर कोई बीच का रास्ता निकालना लगभग नामुमकिन सा लगता है, कम से कम अभी तो। हमने ये देखा कि कैसे इतिहास, विचारधारा, क्षेत्रीय ताकत बनने की होड़, परमाणु डर और ये प्रॉक्सी युद्ध, इन सब ने मिलकर ईरान इजराइल संघर्ष को इतना गहरा और कह सकते हैं खतरनाक बना दिया है। हाँ, और दोनों ही पक्ष अपनी जो मूल मांगे हैं उनसे पीछे हटने को तैयार नहीं दिखते। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि जब दोनों मुख्य खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर इतने अड़े हुए हैं, तो क्या इस गतिरोध को तोड़ने के लिए किसी बाहरी ताकत के बहुत बड़े दखल की जरूरत होगी, या शायद कोई ऐसी अप्रत्याशित वैश्विक घटना हो जो समीकरण बदल दे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए बहुत अहम बना रहेगा।